डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में एक आधुनिक भारत का एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं और वो भी आर्थिक इतिहास से संबंधित है। सच कहा जाए तो जो ब्रिटिश इंडिया का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए आर्थिक इतिहास है। आर्थिक इतिहास इसलिए कि अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के लिए किया था। वो आए थे बनिया बनकर के, व्यापारी बनकर के, लेकिन व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ जब राजनीतिक स्थिति दयनीय देखी देश की, तो उनकी महत्वाकांक्षा ये जाग गई कि हम राजनीतिक सत्ता पर कब्जा इसलिए करें क्योंकि यहां अर्थव्यवस्था का और मजबूती के साथ दोहन शोषण करें। और उसी कड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो उभर करके सामने आती है वो औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पर आपको बताते चले कि अंग्रेजों ने जब भारत में कदम रखा तो एक थ्योरीज लेकर के वो आए थे, प्रचारित करते थे। और थ्योरीज क्या थी? व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसीज, गोरे जातियों को भार वहन करने का दायित्व। और ये एक सिद्धांत एक ब्रिटिश ने दिया था कि विश्व के सारी जातियां जो है अंग्रेजों को छोड़ कर करके वो काली हैं, असभ्य हैं, असंस्कृत हैं, इसलिए उनको सुसंस्कृत, सभ्य और शिक्षित और विकसित बनाने का दायित्व अंग्रेज जातियों का है, ईसाई जातियों का है। और इसीलिए हम अपना उपनिवेश का विस्तार कर रहे हैं। हम किसी लाभ के लिए अपने किसी को औपनिवेशिक शक्ति के शिकार नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनके लाभ के लिए हम बना रहे हैं। तो ये बातें कितनी सच है, ये जब ब्रिटिश आर्थिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं भारत के परिवेश में, तब हम लोगों को ये बात स्पष्ट होती है। पहले से भी हम बहुत सारे टॉपिक उठा करके बताते आए हैं, जैसे कृषि का व्यवसायीकरण में हमने बताया, जैसे उसकी जो भू राजस्व नीति थी उसके तहत हमने बात की, जैसे हमने किसानों की स्थिति पर बात की। तो उसी क्रम में आज का जो क्लास है वो केंद्रित है औद्योगिकरण का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि कैसे एक औद्योगिकृत देश को अंग्रेजों ने औद्योगिकृत किया। और इस कारण से उसका जो व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी है वो वास्तव में हाथी का एक दांत साबित हुआ। वास्तविक उसका उद्देश्य भारत का शोषण दोहन करना था। वास्तविक उद्देश्य भारतीयों को सभ्य, सुसंस्कृत और उच्च और विकसित बनाना नहीं था। क्लियर? इस क्रम में हम पाते हैं छात्रों के भारत की, इसको थोड़ा बताइए कि जो औद्योगिक स्थिति थी, जो इंडस्ट्रियल स्टेटस हमारे देश का था, उसको थोड़ा समझे तो ये औद्योगिक स्थिति प्राचीन काल से ही, इसको भी ले लीजिएगा, प्राचीन काल से ही काफी समृद्ध था। हाईली प्रोस्पेरस था। हम साबित करें कैसे प्रोस्पेरस था। ठीक है, लाइए वो कर दीजिए। क्या बात, इंक नहीं है? ठीक। कैसे प्रोस्पेरस था? अब प्रश्न उठता है कैसे, है ना? हाउ, एकदम साइंटिफिकली पढ़िए। तो ये कैसे काफी समृद्धि है? तो ये आया कि जो विनिर्माण उद्योग था और इसके साथ साथ जो है वो मसाले
और आभूषण, ये दो चीजों में भारत काफी बढ़ा हुआ था। ठीक है, वैश्विक स्तर पे अब देखिए, विनिर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था सूती वस्त्र। इसके अलावा रेशमी वस्त्र भी था और साथ ही साथ मलमल था। ठीक है, इसके अलावा विनिर्माण के अंतर्गत जो था वो और भी चीजें थी, जैसे धातु कर्म, जैसे परस्तर शिल्प माने पत्थर, जैसे शक्कर, नील, कागज उद्योग, कागज उद्योग और मसाले और आभूषण तो अपनी जगह पर थे ही। सबसे महत्वपूर्ण था कि ये जो था वो ढाका का काफी महत्वपूर्ण था। रेशमी वस्त्र बनारस का काफी महत्वपूर्ण था, जगहों पे भी था, और सूती वस्त्र अनेक स्थानों पर, सिर्फ एक स्थान भारत का नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी चीजें होती थी उत्पादन, ये सब चीज का, वो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के आधार पर होता था। और व्यापक उत्पादन होता था। ठीक है, इसका परिणाम यह था कि भारत प्राचीन एवं मध्यकाल में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था। सबसे बड़ा निर्यातक था, परंतु औपनिवेशिक नीति के कारण भारत का विऔद्योगीकरण हुआ, या भारत के उद्योग समाप्त हुए, और इसको सभी इतिहासकारों ने क्या कहा है? विऔद्योगीकरण। चाहे उनका कोई भी विचार हो, किसी मत के मानने वाले हों, इतिहासकार सभी के सभी ने कहा कि ये बात जो है वो अकाट सत्य है। कौन सी बात? तो अंग्रेजों के आगमन के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे तो भारत की स्थिति औद्योगिक तरीके से कैसी थी, तो उसमें हम लोगों ने पता लगाया इतिहास के माध्यम से कि प्राचीन काल से ही भारत काफी प्रोस्पेरस था, काफी समृद्ध था उद्योग के मामले में। ये नहीं कि सिर्फ प्राचीन काल में, ये नहीं कि सिर्फ मध्यकाल में, बल्कि अंग्रेजों के आगमन से पहले जो कोई भी काल बीता हो तो भारत की
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हर दौर में काफी मजबूत रही है। इसका सबसे अकाट प्रमाण क्या है? तो ये कि भारत में राजनीतिक स्थिति समय समय पे डामाडोल हुई। बहुत सारा दौर ऐसा है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के राजवंश का अस्तित्व, एक नहीं 50 राजवंश उदित हो गए और राजनीतिक दृष्टि से देश कमजोर हो गया, अस्थिर हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी देश अखंड क्यों बना रहा? तो उसके पीछे कॉज था इसकी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक रूप से लोगों का जुड़ाव काफी मजबूत था इस देश में। इसीलिए देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी एक मजबूत देश के रूप में बना रहा। ये इतिहासकारों के सभी वर्गों ने इस बात को स्वीकार किया है। अब प्रश्न उठता है कि ये आर्थिक समृद्धि किस क्षेत्र में थी? तो कृषि के क्षेत्र में भी थी। कृषि के उत्पादन के माध्यम से यहां की जो कुल जनसंख्या थी उसका तो भरण पोषण होता ही था। कुछ विदेशों में भी जाने के साक्ष्य मिलते हैं कृषि उत्पाद को। खास तौर से जो वाणिज्यिक फसलें थी उनका विदेश में निर्यात किया जाता था। तो कृषि के उन्नत के साथ साथ जो उद्योग था वो भी काफी उन्नतिशील था। और उद्योग में जो क्षेत्र आते थे उसमें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग एरिया और मसाले और आभूषण के उद्योग थे। मसाला और आभूषण को तो उद्योग कहना जो है वो उचित नहीं होगा, लेकिन मसाला और आभूषण जिस मात्रा में निर्यात किए जाते थे उस आधार पे ये भी एक उद्योग का दर्जा लेते थे। क्यों? क्योंकि आभूषणों का यहां निर्माण किया जाता था। पत्थर सोने बाहर से आते थे और यहां से आभूषण बनके विश्व के दूसरे देशों में जाते थे। तो विनिर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र का भारत का विश्व में प्राचीन काल से ही वर्चस्व रहा है। बल्कि यह कहा जाए कि विश्व को हमने कपड़ा पहनाया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस देश का जो प्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता है वो ऐसे क्षेत्र में बसा था जहां से कपास उत्पादन किए जाते थे, और इस कपास का उसी समय से पता है कि दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। बाद में चल करके बहुत सारे ऐसे केंद्र उभर करके सामने आया जहां वस्त्रों का निर्माण होता था, और वो वस्त्र काफी अच्छे क्वालिटीज के होते थे। जैसे वस्त्र में ही देखें तो सूती वस्त्र का अनेक स्थानों पर उत्पादन होता था। रेशमी वस्त्र के लिए बनारस सबसे महत्वपूर्ण था। ढाका का मलमल वैश्विक स्तर पे मशहूर था। इसके लिए कहा जाता है कि एक माचिस के डिबिया में एक थान ढाका का मलमल समा जाता था। ये महत्वपूर्ण जो वस्त्र उद्योग थे, इसके अलावा भी पहले से मुगलों के ही पीरियड से या उसके पहले से ही पीरियड से धातु कर्म यहां एक महत्वपूर्ण उद्योग था। आप जिस जगह पर रह रहे हैं, राजगीर या गया, तो ये जो पहाड़ी इलाका है यहां सबसे उच्च कोटि का जो है वो आयरन ओर मिला करता था। कर्नाटक में काफी उच्च कोटि का प्राचीन काल से आयरन ओर के साक्ष्य मिले हैं, और उसके परिणाम स्वरूप यहां जो तलवारें बनती थी वो तलवारें वैश्विक स्तर पे बेची जाती थी। सिर्फ भारत में उन तलवारों का इस्तेमाल नहीं होता था। किस वजह से? तो धातु की उच्चता के वजह से, लोहे की उच्चता के वजह से। इसके साथ ही साथ प्रस्तर शिल्प भी हमेशा काफी उच्च रहा। शक्कर, नील, ये सब यहां से बराबर बाहर जाता था। कागज उद्योग काफी समृद्ध था। जब कागजों का प्रयोग होने लगा तो उसमें भारत का कागज काफी श्रेष्ठ था। आपको जानकर ताजुब होगा कि वो कागज जो भारत का सबसे श्रेष्ठ कागज माना जाता था वो कहां का था, पता है आपको? कुछ वर्ष पहले तक वो जगह गया डिस्ट्रिक्ट में था, फिर कट करके वो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में गया, और अब वो कट करके जो है स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट बन गया। कौन डिस्ट्रिक्ट बोलिए तो? अरवल। अरवल में आज भी आप जाइएगा तो एक मोहल्ला है कागजी मोहल्ला। वहां कागज जो बनता था ब्रिटिश के पहले, उसके नाद, सुखाने की जगह, सब कुछ। तो वहां जो बांस पैदा होता था सोन नदी के किनारे, और सोन नदी की जो जलवायु थी वो श्रेष्ठ कागज के लिए सबसे अच्छी थी।
और ब्रिटिशों ने आने के बाद सबसे पहला हमला वहीं किया, बिहार में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी कागज उद्योग स्थापित कर लिए थे, तो ये कागज उद्योग उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए इसको एन केन प्रकार बहुत सारी वहां विधियां अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। हमारे सर हैं, उनका इस पर रिसर्च है, तो उसके जरिए हमको मालूम हुआ, बाकायदा बुक है अरवल पे, तो उससे पता ये चलता है कि साहब ये जो इलाका था वो अपने समय का एक समृद्ध कागज उद्योग का था, लेकिन आज वहां कुछ नहीं बनता है। अंग्रेजों के जुल्म सितम के कारण पूरा इलाका जो है वो वीरान हो गया। एक साल बाढ़ आई, बाढ़ में पूरा बह गया। फिर अरवल इस छोर से, नदी के इस छोर से दूसरे छोर पर जाके बसाया गया, जिसको न्यू अरवल के नाम से हम लोग जानते हैं अभी वर्तमान समय। तो हम ये एग्जाम्पल जानबूझ के आपको ये लिखिएगा नहीं लिखिएगा अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन मिडेवल एंड एंशिएंट पीरियड समझाने के लिए हम ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा भारत में बहुत सारा पॉकेट था जो उत्कृष्ट विनिर्मित वस्तुओं का वैश्विक केंद्र हुआ करता था, सिर्फ भारतीय केंद्र नहीं। तो ये सब चीजें थी। और सबसे महत्वपूर्ण आपको याद करना है, जानना है कि ये जितने भी विनिर्माण उद्योग थे, ये जो भी थे, इसका वृहत उद्योग नहीं था, बल्कि सभी के सभी निर्माण क्या होता था, ग्रामीण और कुटीर उद्योग के रूप में। अब आबादी इतनी थी कि हर ग्राम में, हर जगह देहातों में कुछ न कुछ उद्योग स्थापित है और व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता था। आप इमेजिन कीजिए कि उस समय के शासक कैसे रहे होंगे कि इन सभी चीजों का वैश्विक निर्यात का व्यवस्था करते थे और परिणाम स्वरूप की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनती थी, इसलिए सभी चीजों का वैश्विक निर्यात किया जाता था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत सबसे बड़ा निर्यातक विश्व का था। उस समय डेटा कलेक्ट करने के सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अकाट रूप से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का अंदर का इतिहास हमें पता चलता है उससे यह कहा जा सकता है कि भारत सबसे बड़ा निर्यातक था। क्यों? क्योंकि यहां सोने का कभी खदान नहीं रहा है बहुत विपुल मात्रा में, लेकिन विश्व का अधिकांश सोना हमेशा भारत में रहा है। प्राचीन काल में भी प्लिनी ने इसके लिए दुख जताया है और फिर आधुनिक काल में भी अंग्रेजों ने इसके लिए दुख जताया है, जिसका नाम डीफो था। तो यह साबित करता है कि विश्व का सोना यहां क्यों आता था। इसलिए आता था क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था। तो डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन समकालीन इतिहासकारों का जो अफसोस का सेंटेंस उभर करके सामने आता है वो ये बताता है कि भारत सबसे बड़ा निर्यातक था। और किस आधार पर? तो साहब ग्रामीण और कुटीर उद्योग के आधार पर। और इसीलिए बेरोजगारी के दर्शन हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में नहीं मिलते हैं। आज इतना विकसित हो जाने के बाद भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो क्यों न इतिहास का सहारा लेकर के हम इस बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करें। वैश्विक स्तर पर चीन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है कि उसने यही प्राचीन और मध्यकालीन विशेषताओं को आधुनिकता के साथ सामंजस्य स्थापित करके जब अपने देश में लाया तो वहां लघु और कुटीर उद्योग का भी अस्तित्व है और वृहद उद्योग का भी अस्तित्व है। गांधीयन फिलॉसफी इसी औद्योगिकरण पर बल देती थी कि हमारे लघु और कुटीर उद्योग समाप्त न हो, उसके सह अस्तित्व के साथ वृहद उद्योगों का निर्माण किया जाए। तो जब इतिहास स्पष्ट रूप से यह बात बता रहा है तो फिर सरकारों को चाहिए कि इस नीति के तहत जो है अपनी पॉलिसी को निर्मित करे, ताकि भारत में जो विकराल बेरोजगारी पाई जा रही है उस बेरोजगारी से देश के लोगों को आराम मिले। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखिए कि यहां तक का तो एक पृष्ठभूमि हमने आपको बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब का सब अगर अच्छा था तो धाराशाही क्यों हुआ? तो इसी को धाराशाही करने के लिए अंग्रेज आए थे। और अंग्रेज आए थे पहले से उनको पता था, ऐसी बात नहीं थी। जो 1608 में अंग्रेज आए वो इस कारण आए साहब कि भारत का सामान से आकर्षित होकर के आए कि यहां का सामान का यूरोपीय देशों में बहुत मांग है, तो क्यों ना हम इसका व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाएं।
और 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत में यही काम किया, और इसीलिए जो 1608 से 1757 तक का जो इतिहास है भारत का, वो भारत के पक्ष में था। अंग्रेज सोने लेकर के आते थे और भारतीय सामान को लेकर के लाभ कमाते थे। परिवर्तन कहां से आता है? परिवर्तन दो घटनाओं से आता है, और ये दो घटनाओं को आपको याद रखना होगा। एक घटना थी कि जो 18वीं शताब्दी का भारत है वो राजनीतिक अस्थिरता का भारत है। मुगलों के पतन के बाद भारत की कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जिसके पास संपूर्ण भारत को एकीकृत करने की योग्यता थी। अपने आपसी अंतर्द्वंद के कारण तीन शक्तियां और भी हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं, मराठों के रूप में, मैसूर के रूप में और सिखों के रूप में। लेकिन आपने देखा इतिहास में कि इन तीनों शक्तियों को स्थानीय समर्थन नहीं मिल पाया, देशी शासकों ने समर्थन नहीं किया, परिणाम स्वरूप तीनों शक्तियों की आकांक्षाएं धूमिल हो गई। तो जो अंग्रेज 150 वर्षों से रह रहे थे वो 18वीं शताब्दी के भारत को देख करके अपने अनुरूप इस्तेमाल करने की योजना बनाई कि क्यों ना इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करके और जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार एक शोषक व्यापार में हम कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत रहते तो अंग्रेजों की नियति ये नहीं बनती। ये तो पहला परिवेश था जिससे आर्थिक शोषण का आधार तैयार हुआ। दूसरा कि ब्रिटेन की स्थिति भी इसको परमिट कर रही थी कि ब्रिटेन में वैज्ञानिक आविष्कार के कारण एक नया युग प्रवेश कर गया था 18वीं शताब्दी में। और युग कौन सा था? जो औद्योगिक क्रांति का युग था। अब औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन में हुई तो उसकी नीति परिवर्तित कर गई। अब ब्रिटेन व्यापारी नहीं रहा, अब ब्रिटेन निर्माता बनना चाह रहा था कि हम जिन चीजों का निर्माण भारत में हो रहा है उन चीजों का निर्माण व्यापक पैमाने पे अपने देश में कर करके क्यों नहीं हम विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बने। इसके लिए सुअवसर उसको किसने दिया? तो औद्योगिक क्रांति ने, जिसका मुकाबला भारत नहीं कर सका क्योंकि यहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तो ब्रिटेन का विकास हो इसके लिए परिस्थितिवश यह अनिवार्य हो गया था कि ब्रिटेन अपना औद्योगिकरण करे और भारत का भी औद्योगिकरण करे। यानी जो पहले के उद्योग थे, देखिए कुछ समय तक ऐसा रहा जब अंग्रेज आए तो हमारा औद्योगिक स्तर मिट नहीं रहा था उनसे। वहां उद्योगों बड़े बड़े मशीनों के द्वारा उत्पादन करने के बावजूद भी जो भारत के उत्पाद थे उसका मुकाबला अंग्रेज नहीं कर रहे थे। तब ऐसी परिस्थिति में 1813 के बाद अपनी नीति उसने परिवर्तित कर दी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक लंबे क्रियाकलाप के पश्चात भारत का भी औद्योगिकरण किया गया। तो हम लोग वो देखेंगे कि भारत का भी औद्योगिकरण कैसे कैसे किया गया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शंस काफी महत्वपूर्ण था। हम समझते हैं इंट्रोडक्शंस में आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का जो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया या भारत का जो विऔद्योगिकरण किया गया वो वास्तव में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का परिणाम था। अब क्रिया रूप से देखेंगे हम लोग काम के ढंग से कि कैसे अंग्रेजों ने विऔद्योगिकरण किया। लेकिन उसके पहले इतिहास लेखन कि इस विषय पे जो विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस विषय पे इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास लेखन जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि इस विषय पे इतिहासकारों में कौन से मत प्रचलित हैं, है ना। किस विषय पे? इस विषय पे। कौन सा विषय? तो विऔद्योगिकरण का विषय। तो इसमें दो नाम आता है। एक नाम जो आता है वो इरफान हबीब का। किसका? इरफान हबीब का। हम यहां पर बोर्ड पर जगह कम लेंगे क्योंकि और भी पढ़ाना है। और दूसरा नाम आता है मॉरिस डी मॉरिस का। मॉरिस डी मॉरिस।
अब देखिए दोनों ने क्या कहा। इरफान हबीब का जो विचार है वो है, इन्होंने मुद्दा बनाया पूंजी की कमी का, पूंजी की कमी। और मॉरिस डी मॉरिस ने मुद्दा बनाया भारतीय परिस्थिति। बस इतना ही लिखेंगे हम इसमें, ठीक है, बाकी समझाते हैं। तो इरफान हबीब ने कहा कि भारत का विऔद्योगिकरण इसलिए हुआ कि यहां पूंजी की कमी थी, कैपिटल नहीं था। और जो दौर परिवर्तित कर रहा था, समय में जो परिवर्तन आ रहा था, वो परिवर्तन ये था कि ग्रामीण और कुटीर उद्योग के स्थान पर अब वृहत उद्योग लग रहे थे, बड़े उद्योग लग रहे थे वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर का अर्थ यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटेन में, चूंकि ब्रिटेन का ही सारे जगहों पे उपनिवेश था, अधिकांश जगहों पे ब्रिटेन ही इस समय सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति थी विश्व में, वही विश्व का बनिया था। तो ऐसी परिस्थिति में वहां जो वृहत उद्योग लग रहे थे, तो वृहत उद्योग में हाथों के तुलना में उत्पादन अधिक हो रहा था, पहली बात तो ये। दूसरा, वो उत्कृष्ट बन रहा था, मशीन से चीजें बनाएंगे तो ज्यादा उत्कृष्ट होंगी, सिंपल सी बात है। और तीसरा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की वजह से, मशीनीकृत होने की वजह से वो चीजें सस्ती हो रही थी। तो इरफान हबीब का कहना था कि जब वैश्विक स्तर पे ये परिवर्तन हो रहा था, तो भारत में भी ये परिवर्तन होना चाहिए था। तो भारत में यह परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यहां पूंजी नहीं थी, कैपिटल नहीं था, लैक ऑफ कैपिटल था। वृहत उद्योग लगाने के लिए जितना पूंजी चाहिए, जितना दौलत चाहिए, जितना कैपिटल चाहिए, उतना भारत के पास नहीं था। इसीलिए भारत का विऔद्योगीकरण हुआ। ये किसका कहना था? इरफान हबीब का। लेकिन इरफान हबीब का यह विचार आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से सत्य नहीं था। इतिहासकारों के अधिकांश वर्गों ने इरफान हबीब के इस मत को नकार दिया और खंडन इस तरीके से किया कि भारत में उस समय, जिस समय ब्रिटिशर्स थे, तो बहुत सारे सेठ साहूकार ऐसे थे उस समय भारत में, जिनके सभी भारतीयों के पास तो नहीं, लेकिन बहुत सारे सेठ साहूकार ऐसे थे जिनके पास अकूत संपदा थी। और इस संपदा को ऋण के रूप में अंग्रेज भी लिया करते थे। इसके भी ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात के भी हैं कि जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, अमीन चंद जो बंगाल का सबसे धनी पूंजीपति था, इसी के पैसे पर तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को जीता था, लालच दे करके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एंग्लो बंगाल रिलेशंस में, कि जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, प्लासी की लड़ाई में सारा धन किसने दिया था? क्या रॉबर्ट क्लाइव कर्नाटक से इतना कमा करके लाया था, या लंदन से इतना कमा के लाया था? लंदन से तो क्लर्क के रूप में आया था। जितने अंग्रेज आते थे तो भूखे नंगे आते थे, समिट तो भारत में बनते थे। तो आपने देखा कि मानिक चंद को किस प्रकार से मिलाया, अमीन चंद को किस प्रकार से मिलाया, जगत सेठ को किस प्रकार से मिलाया। इनको लालच दिया अंग्रेजों ने, किस चीज के लिए? कि नवाब का धन जो लूटेंगे उसमें से तुमको देंगे, हम जब शासक बनेंगे तो तुमको बहुत सारे करों से मुक्त कर देंगे, तुम्हारा व्यापारिक हित हमारे साथ साथ रहा है। इसलिए भारत की इन शक्तियों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऐतिहासिक रूप से यह बात तो सत्य है साहब कि भारत में पूंजी की कमी नहीं थी। अगर अंग्रेज व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी के तहत काम करते, यानी यहां के असभ जान के सब बनाने की कोशिश करते, तो यहां के पूंजी से यहां उद्योग स्थापित करते, वृहत उद्योग। यहां पूंजी की कमी नहीं थी। नहीं स्थापित किया क्यों? कि उनको तो आर्थिक रूप से विपन्न करना था, भारत को, भारत का शोषण करना था। इसीलिए उन्होंने भारत को जो है वो ऐसी नीतियां अपनाई कि यहां के पूंजी से
वृहत उद्योग नहीं लगाया, बल्कि यहाँ की पूंजी को चूस कर ब्रिटेन में जो है वो वृहत उद्योग लगाया। इसलिए इरफान हबीब के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब आइए मॉरिस डी मॉरिस, बोर्ड पर लिखा हुआ है भारतीय परिस्थिति। तो मॉरिस डी मॉरिस ने कौन सी भारतीय परिस्थिति के तरफ इशारा किया, क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि जो यहां औद्योगिकरण हुआ उसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी नहीं थे। तो क्या उत्तरदायी थे? तो कहा कि यहां की जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो उत्तरदायी थी। अगर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम रहता तो यहां उद्योग लगते। कृषि तकनीक का अभाव था, यहां कृषि पारंपरिक रूप से की जा रही थी, धातुओं का अल्प प्रयोग हो रहा था। तो इसके कारण जो है यहां भी औद्योगिकरण हुआ। कारण जो बताया है उसने 3, राजनीतिक अस्थिरता, कृषि तकनीक का अभाव या धातुओं का अल्प प्रयोग। तो इसके लिए जनाबे आली जिम्मेदार कौन था 18वीं शताब्दी में? तुम ना आते हमारे यहां, व्यापारी ही रहते, भारत में कोई ना कोई शक्ति जो है वो राष्ट्रीय बन जाती। लेकिन तुमने तो सहायक संधि के माध्यम से, व्यापगत सिद्धांत के माध्यम से, लड़ाओ बांटो के माध्यम से भारतीय शक्तियों को लड़ाते रहे। और तो भारतीय शक्ति आपस में लड़कर जो राजनीतिक स्थिरता मुगलों के बाद उत्पन्न हुई थी उसमें तुमने अपने नीतियों के माध्यम से और वृद्धि की कमी नहीं की। पहली बात। जहां तक कृषि तकनीक का अभाव है, तो अगर व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी के तहत आए थे तो जो ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने नवीन कृषि तकनीक का आविष्कार किया था, जैसे उसी समय खाद का आविष्कार हुआ था, उसी समय सिंचाई के लिए नए नए ड्रिल पाइप बनाए गए थे, तो तुम अगर भारतीयों से इतना सहानुभूति रख रहे थे तो इसका यहाँ निवेश करते, इसको यहाँ ला करके स्थापित करते, तब ना हम मानते कि तुम भारत को विकसित करना चाहते हो। लेकिन तुमने कृषि के प्रति ऐसी नीति अपनाई कि कृषि का व्यापारीकरण कर दिया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, जिससे तुमको लाभ था उसी का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया। खाद्यान्न फसलों की भारत में कमी आ गई। तो कृषि की जो दुर्दशा हुई वो तो भी ब्रिटिश नीति का ही परिणाम था। और जहां तक रही कि धातुओं का अल्प प्रयोग, तो धातुओं का अल्प प्रयोग इसलिए हुआ कि जिस औद्योगिक नीति का तुमने प्रतिपादन किया, तो जो ग्रामीण और कुटीर उद्योग से धातु शिल्पी जो है विकसित हो रहे थे, वे सबके काम छूट गए, वे सबके सब कृषक बन गए। तो ग्रामीण और कुटीर उद्योग को नष्ट करने वाले तुम थे। तो इसलिए मॉरिस डी मॉरिस का जो यह कथन कि भारतीय अकाउंटेबल नहीं थे, हाँ, पतन के लिए, विऔद्योगिकरण के लिए जो 3 कारण को उत्तरदायी ठहराया उसने, उस कारण से हुए। जैसे राजनीतिक अस्थिरता, जैसे कृषि में जो है वो नवीन तकनीकों का प्रयोग नहीं होना, जैसे तो धातुओं का अल्प प्रयोग। तो ये सभी के लिए ब्रिटिश नीतियां अकाउंटेबल थी। अगर ब्रिटिश नीतियां ना होती तो फिर भारत जो पूर्व स्थिति में था उसी स्थिति में विश्व का निर्यातक बना रहता, या अपने बल पर जो है वो नवीन तकनीकों का विकास कर लेता। बहुत सारी तकनीक भारत में प्राचीन काल में विकसित हुई, तो आधुनिक काल में भी होती। भारत अपने परिवेश से आधुनिकता लाता। ब्रिटिश नीतियों ने आधुनिकता को जो लाया वो ब्रिटेन के परिवेश में लाया। इसलिए ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ और भारत का विऔद्योगिकरण हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों विचार क्या है, गलत है। न इरफान हबीब के विचार को स्वीकार किया जा सकता है हिस्टोग्राफी के, और न ही मॉरिस डी मॉरिस के विचार को स्वीकार किया जा सकता है। तब इतिहास लेखन का नवीन तथ्य क्या है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो नवीन तथ्य ये है कि साहब जो विऔद्योगिकरण हुआ वो औपनिवेशिक नीति का परिणाम था। ठीक है, जो विऔद्योगिकीकरण हुआ वो क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि ये औपनिवेशिक नीति का परिणाम था।
ये बात मैंने हिस्टोग्राफी के माध्यम से भी हमने स्पष्ट कर दिया। औपनिवेशिक नीति का परिणाम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। अब आगे बढ़ते थे कि पढ़िए ऐसे कि एकदम दिमाग में समा जाए, घुस जाए, और फिर आप लिख करके लाइए। इतना मेहनत करके आपको पढ़ाने के पीछे कारण यह है कि आप एक सोचने वाला प्राणी बनिए, सोच कर लिखिए। हम इसीलिए बोर्ड पर सिर्फ फैक्ट्स लिख रहे हैं, बाकी चीज नोट्स तो आपको दे ही देंगे, वो तो अलग चीज है। नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नोट्स के पीछे भागते हैं बेवकूफ है। असल इंपॉर्टेंस आप इस पर दीजिए कि हम समझ कितना रहे हैं क्लास को, और जहां पर नहीं बात समझ में आ रही वहां पर क्वेश्चन राइज कीजिए कि ये सेक्शन हमको और एलोबरेट कीजिए और अच्छे से समझाइए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक हिस्ट्री मॉडर्न का, सबसे ज्यादा मार्क्स इसके माध्यम से आप उठा सकते हैं। इसीलिए जितना इससे रिलेटेड टॉपिक हम सब पढ़ाएंगे आपको, और पढ़ा ही रहे। सोशल और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आए और उधर पॉलिटिकल का रहे, अगर आपको ऑप्शन बनता है कि 2 क्वेश्चन इसी से मिल रहा है तो आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, आप दोनों क्वेश्चन इसी से टच कीजिए, देखिए आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। और इसको प्रैक्टिस करके डायग्राम का रूप देना शुरू कीजिए कि कहां कहां हम डायग्राम इस क्वेश्चन के अनुरूप बना सकते हैं। तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना होगा, ऐसे थोड़ी होगा। एक बैक एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा कि और प्रैक्टिस करके चेक करवाइए कि देखिए सर डायग्राम के थ्रू हमने जो इस साल हिस्ट्री में जो टॉप किया, मैंने बीपीएससी में पूरा टॉप किया, हिस्ट्री से टॉप किया, उसका आरटीआई से देखा आपने कैसा डायग्राम बना के लिखा था, तब तो वही है, लेकिन नयापन लेखनी में दिया तो उसको मार्क्स अच्छा आ गया बस। अब देखिए साहब, तो भारतीय उद्योग के या ऐसे हेडिंग बना देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि औद्योगिकीकरण के कर्मिक लक्ष्य, यानी एक बार नहीं हुआ, ठीक है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे किया अंग्रेजों ने। अब आपको समझना होगा कि कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे किया, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि महत्वपूर्ण उद्योग जो यहां था ना, इससे समझ, जो महत्वपूर्ण उद्योग था उसके आधार पर समझिए, अब बाकी सब इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। वो था वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र। और ये काफी समृद्ध था। और इसके प्रति, ये जो समृद्धि थी इसके प्रति डीफो एक राइटर है, ने चिंता व्यक्त की। किसके बारे में? ये जो भारत का वस्त्र उद्योग काफी समृद्ध था उसके बारे में। उसने कहा कि इतना अच्छे क्वालिटी, इतना सस्ता हमको मिलता है कि हमारे बेडरूम के बिस्तरों, हमारी कुर्सियां, हमारे टेबल, हमारे ऑफिस जितना है वो सब पर भारतीय वस्त्रों ने कब्जा कर लिया। और इसके वजह से हमारा सारा सोना जो है भारत चलाता है। इसलिए जरूरी है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए। जो भारतीय वस्त्र हमारे शयनगारों में घुस गया है, सिर्फ ये व्यापार की वस्तु नहीं रह गई है, ये हमारी आदत बन चुकी है। हम गुलाम हो चुके हैं भारतीय वस्त्रों के, और ऐसी गुलामी से तो हम वास्तव में राजनीतिक गुलामी में कन्वर्ट कर जाएंगे, पैसा हमारे पास रहेगा नहीं। तो डीफो का जो ये चिंता था
इस चिंता ने क्या किया कि ब्रिटिश शासन ने, जो ब्रिटेन का शासन था, वो भारतीय निर्यात को हतोत्साहित किया। यानी भारत का जो वस्त्र निर्यात था, भारतीय निर्यात को ब्रिटेन में हतोत्साहित किया। ब्रिटेन में क्या किया? डिक्रीज किया, हतोत्साहित किया। अब कैसे किया भाई साहब? तो कानूनों के माध्यम से शुरू में करता है। कानूनों के माध्यम से क्या कि पहला तो ये कि छापे और छींट के कपड़े पर प्रतिबंध लगाया कि ब्रिटेन में छापे और छींट के कपड़े नहीं आएंगे। उसके बाद 1702 में सूती कपड़ा पर %15 निर्यात शुल्क लगा दिया और 1720 में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, सिर्फ हॉलैंड को छोड़कर। अब देखिए, डीफो ने जो चिंता व्यक्त की थी, तो उसका वहां की सरकार ने फौरन उस पर एक्शन लिया। डीफो ने क्या कहा था कि भारतीय वस्त्र जो हमारे शयनगारों में पहुंच गए हैं, यह सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं है, यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति भविष्य में प्रभावित होगी। देखिए, हमने बार बार आपको कहा है कि देश या राजनीति सोच से चलती है, आदमी से नहीं चलता है। अगर आप सोचिएगा नहीं तो फिर आप सफल नहीं होंगे। अगला देखा कि भारत का जो ये कपड़ा कंटिन्यूअस ब्रिटेन में आ रहा है, यानी ब्रिटेन के, यूरोप के अधिकांश लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? इसका परिणाम ये निकलने वाला है कि ब्रिटेन या यूरोप का सारा सोना भारत में चला जाएगा। तो ब्रिटेन या यूरोप कंगाल हो जाएगा और भारत अमीर हो जाएगा। और जो समृद्ध या प्रोस्पेरस देश होता है, राजनीतिक शक्ति उसी की मजबूत होती है। विपन्न देशों की राजनीतिक शक्ति मजबूत नहीं होती है। यह चीज अंग्रेजों ने जान लिया, तो इसलिए अपने सरकार पर दबाव डाला कि आप इस व्यापार को प्रतिबंधित कीजिए। सबसे पहले अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो। और समय कौन था? तो आप देखिए कि 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, यानी 1750 से पहले। 1750 में अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व नहीं स्थापित किया था, अभी भारतीय शक्ति थी, तो उनके बस में जो था वो क्या किया? तो सबसे पहले 2 से पहले 1700 में छापा और छींट के कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि छापा और छींट ही ना उनके शयनगार में पहुंच रहे थे सबसे बड़े पैमाने पे। तो बोला कि ब्रिटेन में कोई भी भारत से निर्मित छापा और छींट का कपड़ा नहीं आएगा। अब देखिए, पहला डैमेज यहां अंग्रेजों ने क्या दिया कि यूरोप के देशों में ही ये डिमांड था और यूरोप के व्यापारी ही भारत से छापे और छींटे कपड़े ले जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने इसको बंद कर दिया यूरोप में प्रवेश, तो यहां जो छापा और छींट बनाने वाले जो कारखाने थे वो पुष्पित पल्वित होंगे नहीं, कि उनमें डिक्रीजमेंट आएगा, कमी आएगी। और ये ऐसी कमी है कि इसका जो उत्पादक वर्ग है उसको पता भी नहीं चल रहा था। पहले अंग्रेज व्यापारी ले रहे थे, अब नहीं लेंगे भाई, कहा तो जरूरत नहीं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे अब नहीं लेंगे तो लड़ाई ना कीजिएगा। तो इंडस्ट्री वो बंद होना शुरू हुआ और उसके लोग कृषि कर्म करने लगे, जो कि उस समय लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा नहीं था लोगों का आज के तरह।
वो एहसास हो, ये काम ना करेंगे दूसरा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? अब इससे भी उनका पेट नहीं भरा। तब 1702 में क्या किया कि सूती कपड़ा, अब देखा कि भाई नंगे रहेंगे, कपड़ों को बैन कर देंगे तो नहीं, 15% टैक्स लगा देते हैं तो कम आएगा। तो सूती कपड़े का निर्यात भी यानी क्या हो गया, महंगा हो गया वहां, तो महंगाई ब्रिटेन के लोग खरीदने लगे। तब कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। 18 साल बाद 1720 में कहा कि पूर्णतः प्रतिबंधित, कोई सूती कपड़ा भी नहीं आएगा, नहीं यूरोप और ब्रिटेन। तो सिर्फ हॉलैंड एक ऐसा देश था जिसको वर्तमान समय में नीदरलैंड कहते हैं, वही एक ऐसा देश था कि वहां भारत के कपड़े जा रहे थे। बाकी पूरे यूरोप में, सिर्फ ब्रिटेन में नहीं था, पूरे यूरोप में भारत कपड़े प्रतिबंधित कर दिए गए। तो अब ऐसी परिस्थिति में भारत के कपड़े की मांग खत्म हो गई, तो इससे जुड़े हुए जो लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार करने वाला कौन था? ब्रिटेन थे, अंग्रेज। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये तो यहां तक के अब कानून का इन्फोर्समेंट की 1760 का जब समय आया तो एक कपड़ा इतना अच्छे क्वालिटी का था, आदि लोग हो गए थे, तो चोरी चुप के एक अंग्रेज औरत जो थी वो रुमाल इस्तेमाल कर रही थी। कितना छोटा चीज कि रुमाल तो कोई नहीं देखेगा, वो 1760 में पकड़ा गई रुमाल के साथ। उसको 200 पाउंड फाइन किया गया। नहीं, 2 पाउंड का कपड़ा था और फाइन कितना किया गया? 200 पाउंड। पूरा प्रचारित किया गया। क्या है कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि भारत में निर्मित एक रुमाल भी इस्तेमाल करे। अब ऐसे ब्रिटिश पॉलिसी से यह संभव था कि भारतीय कपड़े अपने अस्तित्व में रहते। तो एक तो औद्योगिकरण का जो पहला रूप जो आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि कानूनों के माध्यम से अंग्रेजों ने इसको हतोत्साहित किया। अब देखिए, इसका दूसरा रूप जो उभर करके सामने आता है वो जरा देखिए कि 18वीं शताब्दी के, ये तो पूर्वार्ध में था, ये जितना पढ़े आप पूर्वार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब क्या हुआ? तो 1750 के बाद, है ना। आप यहां पर समझने के लिए कीजिए कि ये जो पहला वाला 1750 से पूर्व की बात हम कर रहे हैं ना, ये 1750 से पूर्व की बात है। इतनी सारी क्लियर कि 1750 से पहले अंग्रेजों ने कानूनों के माध्यम से भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। ये आप जब डायग्राम बनाएगा तो उसमें सब डायग्राम बना करके दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप डायग्राम में बिंदु बनाएंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसने क्या किया कि दादनी प्रथा का इस्तेमाल किया, दादनी प्रथा का प्रयोग किया, ठीक है साहब। अब दादनी प्रथा क्या थी लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए समझिए कि अब अंग्रेजों का उद्देश्य, चूंकि राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे आने लगी थी, जैसे बंगाल में 57 के बाद, इसी समय कर्नाटक में उनकी सत्ता स्थापित हुई। तो जहां स्थापित हुई, जहां ये प्रभावशाली थे, जहां गवर्नमेंट में आ गए थे जिन भारतीय भूभागों पर, वहां के उत्पादकों को, यानी जो विनिर्माण क्षेत्र में लगे हुए जो भारतीय कारीगर थे, उनको इस बात के लिए मजबूर किया कि वो निर्माण कार्य जो करें तो वो कम कीमत पर हमें दें और हम उसको अधिक कीमत पर जहां चाहे बेचें। तो अब कोई आदमी पागल है कि अपना सामान जो है कम कीमत पर बेचेगा? क्या भारत के लोग उसमें बुद्धू थे? अक्ल वकील नहीं था। तो सारा अक्ल वकील रहने के बावजूद भी
भारत के कारीगर कम मूल्य पर क्यों दे रहे थे? तो इसलिए कि शासन नजरिया से होता है, विचार से होता है, नीतियों से होता है। तो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई और नीति थी दादनी प्रथा। तो ये दादनी प्रथा को पूरा अगर आप समझ लेंगे तो आपको दूसरा एक्सप्लॉइटेशंस का या भी औद्योगिकरण करने का तरीका समझ में आ जाएगा। और वो प्रथा क्या थी साहब? तो इसमें एक पद्धति जुड़ी हुई थी दादनी प्रथा के साथ, गुमाश्ता पद्धति। गुमास्ता पद्धति, हाँ, गुमाश्ता पद्धति। ये दो नाम याद रखिए और जैसे चाहिए आप इसको लिख सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को ही अपना गुमाश्ता बनाया, खुद नहीं गए ग्रामीण क्षेत्रों में, खुद तो पकड़ा जाते हैं ना। जो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो पापी आदमी होता है, वो पाप की शुरुआत अपने हाथों से नहीं करता है, वो आप ही का सहभागी से को प्रमोट करता है कि तुम अपने दोस्त को पाप करना सिखाओ, ताकि जो पाप करे, जो गलत काम करे, उसको पता न चले कि हम किसी साजिश के तहत कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की बात अंग्रेजों ने किया कि भारतीयों कुटना कहिए उसको, उसमें से कुछ व्यक्ति को निकाल लिया ताकि देखो तुमको भी फायदा होगा, तुमको मैं इतना पैसा देंगे, तुम्हारा काम क्या है कि तुम गांव देहात में जाकर के जो कारीगर हैं उनके हालात को देखो, और जिनको पैसे की जरूरत हो उनको बोलो कि हम पैसा दे रहे हैं, तुम तुरंत ले लेगा। लेकिन पैसा ऐसे ही दोगे मत। उसमें भी उसी को ले जिसके पास अपना खेत हो। नहीं, उद्योग में हम बात कर रहे हैं, खेत वाला दूसरा हो गया, वो तो व्यवसायीकरण में चल जाएगा। दोनों में ये चीज लागू हुआ था। तो जैसे कपड़ा का बुनकर है, उसके पास पैसा नहीं है कि कपास खरीदे, तो हम पैसा देते हैं। अब उसका रोजगार है कपड़ा बुनना, कपास नहीं है, तो पैसे की कमी है तो वो पैसा ले रहा है। तो वो गुमाश्ता जो है कि ऐसी थोड़ी देंगे, इसमें शर्त है कि तुम जो कपड़ा बनाओगे वो हम ही को दोगे, सिर्फ हमें को दोगे। ठीक है बाबू। तो बाजार में बेचते थे, आपको बेचते। अब जाहिल आदमी है, वो का जान रहा है शरीफ आदमी कि क्या है। अब उसमें दर भी लिख दिया कि इस दर से कपड़ा हम लेंगे, और वो दर बाजार दर से कम होता था। तो इस तरीके से गुमाश्ता उससे एग्रीमेंट करवाता था पैसा दे करके कि जो निर्मित माल होगा उसका कोई खरीदार नहीं होगा सिवा मेरे, यानी गुमाश्ता के। और गुमाश्ता कम मूल्य पर उस कपड़े को लेता था। अब ऐसी परिस्थिति में चूंकि शासन उसके पास था, प्रशासन उसके पास था, तो अगर नहीं देगा तो फिर कानून के माध्यम से उससे वसूली किया जाएगा। तो जिसने भी साइन कर दिया, इसका मतलब उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया। यही से उसने अपने उद्योग का सर्वनाश का शुरुआत कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं था। अब कपड़ा बुना तो हाँ, पैसा दीन था बाबू, गुमास्ता बाबू, कपड़ा दे दिया सब उसको। हिसाब किताब किया तो इतना भर उसको मिला कि खा पी लेगा बस। मैंने अब इस बस्ती से उसका वहां पर ब्रेक लग गया डेवलपमेंट। और वही गुमाश्ता अंग्रेजों के पास है, लो तुम भी 10 रुपया रख लो। वो भी लंगटा था, उतने ही में उसने लमनी भर धान में भुइया बोड़ाल बा, वही 10 रुपया में गुमाश्ता बोड़ा गया। देखिए भारत का आदमी अपने लोगों का ही दुश्मन, वो अफिमची चिलिमची होगा वैसा वैसा गुमाश्ता। बात समझ में आ रहा है? अब वो तो उसको सोना मिल गया वो कपड़ा के रूप में। अब उसको यूरोपीय बाजार में या दूसरी जगह कहीं भी कहां बेचता होगा वो जाने। तो असल जो उत्पादन भारत का हुआ उसका लाभार्थी कौन हो गया? गुमाश्ता या यहाँ के कारीगर में। तो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? भारतीय उद्योग पर। जब लाभे नहीं होगा, 1 साल किया, 2 साल किया, 10 साल किया, 20 का, कोई फायदा ना हो एकरा में। बेचारे को समझ ही नहीं रहा कहा नहीं फायदा हो रहा है। इसलिए गांव से उसका जुड़ाव शहर में थोड़ी हो रहा है।
शहर के भाव को थोड़ी देख रहा है वो तो अपनी मजबूरी को देख रहा है कि हमारे लिए गुमाश्ता धन है, हर साल ला के पैसा दे देता है, न तो मेरा इस साल कारोबार ही ठप हो जाता। वो तो और उसको अच्छा मान रहा है, लेकिन नीतियां क्या थी कि उसको अधिक से अधिक लाभ नहीं पहुंचाया जाए। तो एक 10 साल 20 साल गुजरने के बाद वो सब जो उद्योग था इस दूसरे चरण में धराशायी होने लगा। एक बार नहीं हुआ, कुछ इसके वजह से हुआ जो 1750 से पूर्व, फिर भी कुछ बचे रहे। किसी आदमी को आप मारिएगा, एक फैट मारे, 2 फैट मारे, तुरंत मर जाएगा। फैट मारते मारते कमजोर होता है धीरे धीरे, लास्ट में जाकर के जो है एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है, तब बेचारा दम तोड़ देता है। तो कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे भारतीय उद्योग में हुआ कि पहला हथौड़ा पड़ा 1750 से पूर्व, तो कमजोर हुआ लेकिन बचा रहा थोड़ा। बात समझ में आ रही है? दूसरा हथौड़ा पड़ा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो एकदम आधा मर गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा हथौड़ा पड़ रहा है, कब? ऐसे पढ़िए। कृषि कानून में तो हाँ, ये सिमिलर है जो भारत सरकार लाई थी। हाँ, उसमें भी तो लगभग यही था कि आप एग्रीमेंट कीजिए। हाँ, तो बोल रहे हैं कि दादनी प्रथा दोनों में इस्तेमाल हुआ, कृषि में भी और उद्योग में भी। तो इसीलिए कृषि भी चौपट हो गया और उद्योग भी चौपट हुआ। आप यहाँ उद्योग पढ़ रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कृषि का व्यवसायीकरण में ये गलत हो गया। वहां कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, यहाँ उद्योग का भी औद्योगिकरण किया गया। किसके माध्यम से? दादनी प्रथा के माध्यम से। यही तो पढ़ाई है। आप अपना रूट को निकालिए यहाँ से दिमाग में। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली एराइज होगा तो इसी ढंग से एराइज होगा, जो किताब में नहीं लिखा हुआ है कि दादनी के 2 रूट थे। तो आप दोनों टॉपिक पढ़े तब ना खुद अपने दिमाग में आ रहा है कि सर वहां भी तो इस्तेमाल हुआ था इसको। तो इसका मतलब अब गौर से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, पूर्व का याद है, अभी ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और अब आप लिखिएगा तो लेखनी अपना देखिए कितना मजबूत होगा। छोड़ दीजिएगा, आधा पढ़ाई खत्म। शमशाद मियाँ क्या कर लेगा? तो आप अपने दुश्मन या दोस्त बनिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, दे देते हैं, वो है 1813 के पश्चात ब्रिटिश नीति। आप बताइए कि 1813 में बहुत बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था, याद है? बोलिए, 1813 में बहुत बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था? देखिए, ऐसे पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा। 1813 में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ था कि एक एक्ट बना था, याद है? जिसको बोलते थे 1813 का एक्ट। और इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन थे। उसका एक प्रोविजन हम लोग के टॉपिक से जुड़ा हुआ था, और वो एक प्रोविजन क्या था साहब? तो वो प्रोविजन था कि कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। याद पड़ रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब देखिए, जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो क्या हुआ? हुआ यह कि ब्रिटेन में रहने वाले अन्य पूंजीपतियों और अन्य व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यही ना हुआ? इसके पहले सिर्फ कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर रही थी। तो उद्योग पर इसका प्रभाव क्या पड़ा कि अभी कंपनी का हाथ ही भारत के उद्योग का विनाशक था। अब कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश पूंजीपतियों का भी हाथ भारत में पहुंच गया। यानी अब एक्सप्लॉयटेशंस के 3 हाथ आ गए भारत में।
तो इस दौर के बाद भारतीय उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसको ऐसे समझिए आप कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आभासिक रूप से 1750 ईस्वी में शुरू हो गया था और 1813 तक आते आते ब्रिटेन का औद्योगिकरण परिपक्व हो गया, मैच्योर्ड हो गया। ब्रिटेन का औद्योगिकरण परिपक्व हो गया, मैच्योर्ड हो गया। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि जो औद्योगिकरण का अंतिम प्रतिफल था वो अपने 100% पे पहुंच गया। यानी जितने वृहत उद्योग लगे थे वो सब 100% उत्पादन अब करने लगे और उस उत्पादित वस्त्रों का या अन्य चीजों का कह लीजिए उपभोग सिर्फ ब्रिटेन में संभव नहीं था, उसके लिए बाजार चाहिए था। तो वही ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित मालों को लेकर के अब ब्रिटेन के पूंजीपति और व्यापारी भारत आने लगे। वो माल जैसे ही भारत आया तो यहां के से तुलना किया जाने लगा। क्योंकि मशीन का बना हुआ था इसलिए भारत की तुलना में गुणवत्तापूर्ण था वो, मतलब कि ज्यादा गुणी कपड़ा था या अन्य चीजें थी। भारत का तुलना में चूंकि मशीन से बना था इसलिए वहां का सामान सस्ता भी था। ऐसी परिस्थिति में जब उसकी तुलना भारतीयों ने भारतीय में निर्मित माल से किया तो प्रेफर किसको किया? ब्रिटिश मालों को। इसलिए ब्रिटिश मालों से 1813 के बाद भारतीय बाजार भर गया और जो भारत के उद्योग भारतीय माल पैदा कर रहे थे उनका कोई खरीदार ही नहीं रहा। तो जो बाजार बहुत बड़ा था भारत, इस 1813 के बाद उस बाजार पर ही ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा कर लिया या ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया और रही सही कसर जो है वो इसके बाद समाप्त हो गई। और इसका स्वीकारोक्ति कोई दूसरा नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से 35 तक भारत का गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है, उसकी लेखनी से खुद उद्घृत हो जाती है। वो स्वीकार करता है कि हमारी नीतियों के कारण भारत की जमीन भारतीय जुलाहों के हड्डियों से भर गए। यानी भारतीय जुलाहे जो थे वो मर रहे थे और उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से आप देखिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन ऐसे स्टेप थे जिसके बाद भारतीय ग्रामीण और कुटीर उद्योग जो यहां हमने बताया था आपको वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया और 1813 के बाद भारत पूर्ण रूप से औद्योगिकृत देश बन गया। ठीक है, एक चीज और छूट गया है जो हमें बताना है, अब वो है चौथे खंड में। आप देखिए इसको कि इसके दो चरण थे। क्या चीज? दो चरण। जो औद्योगिकरण हुआ ये एक्चुअली में दो चरणों में हुआ, क्योंकि जो हमारा उद्योग था वो एक्चुअली में दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक शहरी उद्योग, दोनों जो था ना वो मतलब ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के रूप में ही था। ठीक है ना, यहां पर ग्रामीण और कुटीर उद्योग कहने का अर्थ यह है कि हाथ से कारीगरों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो अब देखिए जो शहरी उद्योग थे ना इसके उपभोक्ता को कौन थे भारत में? तो इसके उपभोक्ता जो थे वो राजा महाराजा थे, है ना। जो भारत के राजा महाराजा थे, राजवंश थे, वो शहर में बन रहे वस्तुओं का उपभोग करते थे। तो अकेले तो करते नहीं होंगे, उनके राज दरबार में लाखों लोग
संबंधित होंगे, कितने मनसबदार होंगे, तो सभी के सभी इस्तेमाल करते थे वो सब सामान। तो जब इनका पतन हुआ, यानी राजा महाराजाओं का, तो इसके बाद सर्वप्रथम मतलब अंग्रेज जैसे आए वैसे वैसे जो शहरी उद्योग था, सर्वप्रथम शहरी उद्योग का पतन हुआ। शहरी उद्योग का पतन। जैसे मान लिया बंगाल को ले लीजिए, तो बंगाल में 1772 तक मानिए कि नवाब पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब नवाब या उसका दरबार या उससे जुड़े हुए जितने लोग थे उन सबका पतन हो गया। तो बंगाल में जो शहरी क्षेत्र में जो सामान उत्पादन हो रहा था, तो उसके कारीगर सब बेरोजगार हो गए, क्योंकि उसका उपयोग करता ही नहीं रहा। ऐसी ऐसी जैसे मैसूर में बढ़ा, तो मैसूर में हैदर टीपू सुल्तान खत्म हो गया, तो वहां जो उद्योग होंगे शहरी उद्योग वो खत्म हो गए। तो इस तरीके से जहां जहां अंग्रेजों का शासन स्थापित होता गया और भारत रजवाड़े खत्म होते गए, वैसे वैसे जो है वो शहरी कुटीर उद्योग भी समाप्त हो गए। इसमें थोड़ा देर लगा। जो ग्रामीण उद्योग था वो इसका पतन थोड़ा देर से और क्रमिक रूप से हुआ। क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए कि यहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो सबसे बड़ा निर्यातक भारत बना हुआ था वो अपने ग्रामीण और कुटीर उद्योग के आधार पर ही बना हुआ था। यही इतना व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता था कि ये सबसे बड़ा विश्व का निर्यातक था। तो आप देखिए कि इसका पतन इन 3 कारणों से हुआ। तो इसीलिए ग्रामीण और कुटीर उद्योग का जो पतन हुआ वो क्रमिक रूप से हुआ। यानी फर्स्ट फेज में कैसे, तो इनको पता भी नहीं चला, कोई कपड़े नहीं खरीदने लगा तो धीरे धीरे बंद हुआ। सेकंड फेज में और हथौड़ा पड़ा, थर्ड फेज में तीसरा हथौड़ा जो ये पड़ा तो पूरा हड्डी वड्डी सब कारीगरों का चूर चूर हो गया, यानी फिनिश, खत्म। तो छात्रों, हम समझते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हम समझाने में सफल रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपसे आशा है कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और होमवर्क बना करके लाएंगे। थैंक यू।